नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। देश की बात कार्यक्रम में जो आज का हमारा मुद्दा है, जो विषय है वो है जंगल। कह सकते हैं कि जंगल है तो जीवन है और जंगल है तो इंसान का अस्तित्व है और जंगल नहीं है तो इंसान का अस्तित्व यहाँ पर खतरे में है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैनिल वनेत हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ-साथ एमबीबीएस हैं और इनकी फाउंडेशन है यानी एनजीओ है एवीआई फाउंडेशन के नाम से, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं ये और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रख चुके हैं वॉइसलेस के लिए, यानी कि जो एनिमल्स है इनको लेकर, इन मुद्दों को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, यंगेस्ट हॉर्स राइडर भी, यानी कि काफी अर्ली एज में, सिर्फ महज 6 साल की एज में इन्होंने हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो जिस तरह आपकी जो चीजें मैंने देखी है कि आप बहुत ही जल्दी एज में आपने हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी थी, तो जो एनिमल्स में इंटरेस्ट है, क्या उसकी वजह यही है? जी मैडम, बहुत यंग एज से जो मेरा जानवरों के प्रति लगाव है, वो काफ़ी जो जी। स्नेह होता है, काफ़ी उभर हम्म। गया था मेरे अर्ली डेज़ में। और इसकी एक हम्म। वजह ऐसे भी हो सकती है कि मेरे पिताजी और माँ हैं, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी उम्र में ये सिखाया कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, या जानवर हम्म। कितने इम्पोर्टेंट होते हैं मनुष्य की लाइफ में। हम्म। और एक जो कॉर्डियल रिलेशनशिप रहनी चाहिए ह्यूमंस की और नेचर की, वो चीज़ मेरे जी। पिताजी डॉक्टर अविनाश बनाइत और डॉक्टर जयश्री बनाइत ने वो हमें पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है। आज जैसे कि आज जो विषय हमने उठाया है वो जंगल और जीवन को कनेक्ट करके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जंगल से इंसान का अस्तित्व कैसे जुड़ा है, थोड़ा सा इस पर आप बताएं। देखिए, एज़ अ डॉक्टर मैं अगर बोलना चाहूँ तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हमेशा एक मुद्दा रहता है। एग्जैक्टली। और प्रिवेंशन जो रहता है कि हमें डिसीज़ ना हो, उसके लिए हमें हम्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो नॉट ओनली फॉर डिसीज़ेज़ बट फॉर आवर ह्यूमन सर्वाइवल, वो है जी। शुद्ध हवा, वो है साफ जी। पानी और हमें जो खाना मिलता है। अगर आप ये देखेंगे तो हमारे जीवन में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो हमें जंगलों से ही मिलती है। जो नेचुरल हुँ। फैक्ट्री बोलेंगे या इंडस्ट्री बोलेंगे, जो ऑक्सीजन बनाती है, वो है हमारे ट्रीज़, वो है हमारे हुँ। फॉरेस्ट। हुँ। अगर पानी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया, उनका जो ओरिजिन है, दैट इज़ फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो हमें ओके। जो घर पे पानी मिलता है, जो हवा मिलती है, वो फॉरेस्ट से आती है। और अगर इनका इंटैंजिबल बेनिफिट्स को काउंट किया जाए तो फॉरेस्ट का इंटैंजिबल बेनिफिट्स इज़ इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हमें मुफ्त में ओके। हम उसे एन्जॉय करते हैं। जो हवा हम मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर आप हवा को खरीदते हैं, जो आप दिन हुँ। में साँस लेते हैं, जितना आप पानी पीते हैं, जितना आप खाना खाते हैं, इस हर एक चीज़ को अगर आप खरीदना चालू करेंगे, तो यू विल हैव टू स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू गेट दिस। एग्ज़ैक्टली। तो हमें ये फ्री में मिलता है, जो फॉरेस्ट है, हमारे हिंदुस्तान के फॉरेस्ट है, ये हम पूरे हिंदुस्तानियों को फ्री में हवा, पानी और खाना प्रोवाइड करते हुँ। हैं। ठीक है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जंगल धीरे-धीरे काट रहे हैं और स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, कहीं न कहीं शहरीकरण कह सकते हैं, करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें, दिल्ली की बात करें तो पहले इतना प्रदूषण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पोल्यूशन धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह क्या कुछ है? देखिए मैडम, जो शहरीकरण हो रहा है या इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, हम जो हुँ। हमारी आबादी थी जब हमारा आज़ादी मिली, तब 40 करोड़ से आज 120 करोड़ पे आ गए हैं। तो वी आर हुँ। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और एट द हुँ। सेम टाइम इंसान की नीड्स भी बढ़ते जा रही है। जितने ज़्यादा हुँ। इंसान हो रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एंड हुँ। कॉन्ट्ररी, हम फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं। हुँ। उनका फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम करते जा रहे हैं, टेरिटरी श्रिंकिंग होते जा रही है। तो जानवर भी जी। जिन्हें इतना ज़्यादा पहले एरिया रहता था, अब वो कम एरिया में रहने लगे हैं। जो पेड़ हुँ। की संख्या पहले जितनी ज़्यादा रहती थी, वो कम होने लग गई है। तो इसके हुँ। कारण जो जैसा एक नदी का बोला जाए, तो वो खुद को प्यूरिफाई करने की उसकी कैपेसिटी रहती है। हर कुछ किलोमीटर हाँ में जी। अगर नदी खुद को सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर लेती है। सिमिलरली हुँ। जो प्रदूषण हो रहा है, हम जो ह्यूमन्स
का इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो एयर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, जो साउंड पोल्यूशन है, दिस कैन बी डेल्ट विथ नेचुरली बाय द फॉरेस्ट एंड द जंगल्स। हम्म। बट हम्म। बिकॉज इतना फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, उन्हें काट दिया जा रहा है, एनिमल्स की हम्म। टेरिटरी श्रिंक कर दी जा रही है, इसके कारण जो हम्म। प्रदूषण है वो और बढ़ता हुआ नजर आता है। उसको क्लीन करने हम्म। की जो एक सेल्फ सफिशिएंट कैपेबिलिटी है हमारे प्लैनेट अर्थ की, ये दर्शा रहा है कि अब प्लैनेट अर्थ इज नॉट एबल टू सस्टेन सो मच ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और इसीलिए हम्म। हमारे जो आप दिल्ली में देखेंगे तो पल्मोनरी प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे हैं। हम्म। जितने हम थर्मल पावर प्लांट्स देखते हैं उनके आसपास डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा रहते हैं, कमिंग ज्यादा आ गई है। इसके कारण जो ह्यूमंस का एक नेचुरल तरीका है वे ऑफ लिविंग, वो हम्म। कम होते जा रहा है। तो ह्यूमन हम्म। क्वालिटी इंडेक्स जी। रिड्यूस होते जा रही है। इंडिया की अगर ग्लोबल स्तर पे बात किया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एट द लोवेस्ट, बिकॉज हम हम्म। पर्यावरण पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम जो एग्जिस्टेंट एनिमल्स है उनको बचाव के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसके कारण इंडिया में इतना पॉपुलेशन की वजह से जो पोल्यूशन है उसका आप हम्म। क्लियरली आप ये संतुलन बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। ठीक है। अगर जंगल नहीं होंगे तो क्या, अगर मैं 3 नुकसान पूछूं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और इंसान से रिलेट करते हुए, इंसानी मैडम, जीवन से? जंगल अगर आज नहीं रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंसान का सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। अगर जंगल है तो हम्म। इंसान का सर्वाइवल है, वरना जी। एक सिंपल मधुमक्खी का भी बहुत सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ में, एक चींटी का भी बहुत सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ में। अगर जंगल पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें हवा नहीं मिलेगी, तो हम्म। इंसान का सर्वाइवल ही मुश्किल। ये वी आर हम्म। इंटरडिपेंडेंट एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर जंगल नहीं रहता है तो आपके पानी जो नदियां है, नदियां सूख जाएगी, आपका जो हम्म। पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन आपको फ्रेश हम्म। नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद ह्यूमन सर्वाइवल विल बी वेरी सर्वाइवल ही। डिफिकल्ट। आज ही आप देखिए बिल्कुल। दिल्ली में प्रदूषण देखिए, जितना कोस्टल एरियाज में पोल्यूशन है वो देखिए। इसके हम्म। कारण आज ही, बहुत दूर का समय नहीं है मैडम, आज ही हम्म। humans are human life is being affected, and this is why we are seeing what is coming to us. बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना पीरियड में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी मीडिया में कि जो जानवर थे वो सड़कों पर दिखे। अगर जंगल नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है जंगलों में जितने भी जानवर रहते हैं वो भी कहीं न कहीं अब ऐसे ही बाहर सड़कों पर ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे फिर? या किसानों की मैडम, जो खेती होती है वहाँ भी जा सकते हैं? मैडम देखिए, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कुछ हुँ। जो चीजें हैं वो सबसे पहली की, जो जानवर हमारे शहर में आए, कुछ जो बाइसन्स का एक वीडियो वायरल हुआ था या मोरों का वायरल हुआ था, ये दर्शाता है कि हम ह्यूमंस ने उनकी लैंड पे डोमिनेट किया हुआ है, ये उनकी लैंड है। एंड वंस humans will come back to their homes, these animals will take their own place. ये उनकी हुँ। जगह थी, ये उनकी ही टेरिटरी है जिस पे ह्यूमंस ने उनको खदेड़ के अपना एरिया पूरा एक्सपांड कर लिया है। और ये एक प्रूफ है कि जो जानवर का पहले घर हुआ करता था उसमें आज इंसान रहने लग गए हैं, इसलिए जानवर को दूर भागना पड़ रहा है। और जैसे ही इंसान थोड़े दिन भी पोल्यूशन नहीं करते हैं तो आप देखें कि पूरे जानवर शहर की तरफ आने चले आ रहे थे, और उससे भी हुँ। ज्यादा पोल्यूशन कम हो गया था। कई 100-200 किलोमीटर दूर से हिमालय पर्वत दिखने लगा था, जो गंगा रिवर है वो काफी बिल्कुल। क्लीन दिखने लगी थी। और ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे दिस वाज, पूरा नेशन वाज एबल टू सी दिस एंड एक्सपीरियंस दिस। और हुँ। एक और चीज हमें समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पे इंसान के पहले जानवर आए हैं, और जानवरों के साथ साथ ही पृथ्वी पे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो वी एग्ज़ैक्टली। डू नॉट हैव द राइट टू डोमिनेट एज अ स्पीशीज, एज अ ह्यूमन बीइंग। वी डू नॉट हैव द
राइट टू डोमिनेट ऑन अदर वॉइसलेस स्पीशीज, और इसीलिए मैंने काफी एनिमल्स के लिए वर्क किया हूँ, मैंने उनके राइट्स के लिए लड़ा हूँ लड़ाई, इवन सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ कि वॉइसलेस एनिमल्स को भी एक शक्ति रहनी चाहिए, उन्हें भी एक राइट रहना चाहिए कि वो उनका अस्तित्व इस प्लैनेट अर्थ पे भी बना रहे और ह्यूमंस अपना डोमिनेट ना करें। आपने भी हाल ही में सुना होगा, कल कर्नाटक की ही खबर है जहां पर विधानसभा के अंदर जो एमएलसीज वहां पे थे, गौवध का एक कानून जो बनने जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने, वहां पे जो एमएलसी थे कांग्रेस के, उन्होंने काफी हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, इससे जो आदिवासी है उन पर ज्यादा जो है उनको ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। तो जैसा आपने कहा कि ह्यूमंस को एनिमल्स पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पहले उनकी ये धरती थी, उसपे हम लोग आ जाके यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस कानून को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं सबसे सिंपल भाषा में अगर कहा जाऊं तो उसे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है, या मानव मैन एनिमल जानवर कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष। करेक्ट। जी। अब ये इसलिए होता है कि जो एक टेरिटरी है जानवर हुँ। की, उसकी एक कैरिंग हुँ। कैपेसिटी, आप उसको जी। श्रिंक कर देंगे, उसको आप और हुँ। श्रिंक कर देंगे, ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट करेंगे, तो देयर विल बी अ वाइल्ड लाइफ स्पिल ओवर। पानी का जो एक हुँ। ग्लास होता है उसमें पानी सिर्फ ब्रिम तक ही भर सकते हैं, उसके बाद वो स्पिल तो होना ही है। तो जानवर जब श्रिंकिंग टेरिटरी या हैबिटेट से बाहर निकलते हैं और ह्यूमंस के जो हुँ। न्यू उनके जो एनक्रोच्ड टेरिटरीज में आते हैं, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। हुँ। और वहां के जो विलेजेस है, वहां के जो ओरिजिनल आदिवासी है, ये सैकड़ों सालों से वहां पे रह रहे हैं जहां पर जानवर रहते थे पहले से। तो इनका मिलन और हाउ टू को सरवाइव ये पहले हुँ। से रह चुका है। बट ये जो एक लालच रहती है कि हमें और जमीन चाहिए, हमें और ज्यादा जंगलों का नष्टीकरण करके वहां पे फार्मिंग करना है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, या कोल माइनिंग करना है, या दूसरे तरीके के कोई फैक्ट्रीज बनाने हैं, इन सब मुद्दों के लिए जो भू माफिया होते हैं, जो लैंड माफिया होते हैं, वो ही सिर्फ कहते हैं कि ये जंगलों को काट के और नया माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को काट दिया जाए। पर वहां बिल्कुल, के जो कहीं न आप कहीं ओरिजिनल ह्यूमन आदिवासियों तो से बात सर करें या डोमिनेट विलेजेस की बात एनिमल्स करें, पे आज कर ही रहा है, और शहरीकरण के चक्कर में अपने पैसे कमाने के लिए कहीं न कहीं वो पर्यावरण से दूर जा रहा है। मतलब जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनसे कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि हम एनिमल्स की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, जंगल से ये भी कनेक्ट है, तो आप देखेंगे कि करीब हमारे देश के अंदर, मतलब हमारा जो देश है नंबर 1 की कंडीशन पे यहाँ पे आने वाला है, जो कि बीफ एक्सपोर्ट करता है, मांस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो और एक ही अगर सिर्फ पर्टिकुलर शहर की बात करें तो 20-25 हज़ार जो है यहाँ बफ़ेलोज़ जो है एक दिन में काट दी जाती हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स की हालत कुछ ऐसी, जैसे आप भी कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पे वॉइसलेस यानी एनिमल्स की बात आप यहाँ पे रख चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या कहेंगे जहाँ पे हज़ारों, लाखों की संख्या में डेली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और हमारा देश जो जहाँ पर गाय की पूजा की जाती है, गाय को माता माना जाता है, कहा जाता है कि कई देवता उसमें होते हैं, और जब वो किसी काम की नहीं रहती हैं, जब वो दूध नहीं दे सकती हैं, वो बूढ़ी हो जाती हैं, तो उन्हें बिल्कुल वही बफेलो की तरह उनको काट देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए सरकार को कोई मैडम, और कड़ा नियम बनाना चाहिए? इसमें एक मुद्दा है, इकोनॉमिक हुँ। बेनिफिट्स। आप जी। देखिए, अगर इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, तो ये जो लॉबीज रहती है, चाहे वो सरकार की लॉबीज रहे, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन रहे, चाहे वो अन्य कोई लॉबीज रहे, वो जमीन भी बेच हुँ। दे सकती है, वो फॉरेस्ट भी बेच दे सकती है, वो जानवर भी बेच दे बिल्कुल, सकती है। पैसे के लिए। जी। सिर्फ पैसों के लिए अगर आप इतना बड़ा गौ हत्या करके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? आपको हुँ। यहां से एक्सपोर्ट करके भेजना है गौ मांस, क्योंकि आपको उस पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेस्ट हुँ। मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई ऐसा करेगा, या गौ माता की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, या उससे आपको तकलीफ हो रही है इसलिए कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा उनका बीफ। दिस इज ओनली हुँ। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ, वही अगर आप फॉरेस्ट को नेचुरल तरीके से अगर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, एंड यू प्रोवाइड political power to the local MLAs and economic benefits to local villages because of forest, आप देखिए फॉरेस्ट हुँ। की एक पत्ती भी यहां से वहां नहीं होगी।
जो इकोनॉमिक मैं बेनिफिट के लिए। जो यहाँ पे सर मैं ज़िक्र कर रही थी कल की घटना की जो कर्नाटक की उसमें यही था, वो कांग्रेस ही इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो गौवध है ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, यानी कि गौवध होते रहना चाहिए। वो इसके पक्ष में यहाँ पर कल जो है सभा में, वहाँ विधानसभा में हंगामा हो रहा था। एब्सोल्युटली होना चाहिए मैडम। और इसमें क्या है कि बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए, जो साइंटिफिक लोग हैं जो समझ सकते हैं, इकोनॉमिस्ट को लेके आना चाहिए, गौशाला के लोगों को लाना चाहिए, डॉक्टर्स को लाना चाहिए, और इनसे साइंटिफिक अप्रोच पे बात की जानी चाहिए, नॉट जस्ट धार्मिक, या फिर इसे कोई और एंगल नहीं देना चाहिए। आप इस ठीक पे है। साइंटिफिकली इकोनॉमिकली बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि गौ हत्या का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। जबकि अगर आप गौ माता को नेचुरल डेथ से, आप अगर जंगल में उनकी नेचुरल डेथ होने देते हैं, तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं, वो उनके बॉडी पे फीड करके वल्चर्स आर सर्वाइविंग। आप देखिए वल्चर्स भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं। जो हुँ, स्कैवेंजर्स होते हैं, दीज आर लाइक टूथब्रश। आप जब ब्रश हुँ, करते हैं तो जो आपके मुंह के कीटाणु है ये मरना जो चाहिए, जी। वैसे ही स्कैवेंजर्स एक्ट करते हैं, जो धरती के जो माइक्रोब्स हुँ, है उनको कम और संख्या में रखने के लिए, वरना महामारी बहुत तरीके से फैल सकती है। जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो पॉर्क्यूपाइन्स होते हैं, जो इस पर भी काम चींटियां होना चाहिए। होती जी। है, जो कौवे होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं, इनका काम स्कैवेंजर्स होता है। अगर हुँ, आप डेड मीट शहर में आपने छोड़ दिया तो उसके कारण इतनी बीमारियां फैल सकती है हमारे ह्यूमंस में भी। वो चीज हम हुँ, भूलते जा रहे हैं। गौ माता का या किसी भी जानवर का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, और ये क्यों होता है ये आम मीडिया में, आम पब्लिक को समझ में आना चाहिए। नॉट जस्ट समझ कि में आना इसमें चाहिए। धार्मिक एंगल लाके उस पर चर्चा की जाए, बट ये सब चीजें जब आप समझाते हैं अच्छे से, आपके साइंटिफिकली भी इतने अच्छी है। अच्छे हुँ। मीडिया हाउसेस है, आपको एक पावर है ये स्प्रेड करने के लिए, तो ये उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो समझाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक छोटे मोटे कमर्शियल वैल्यू के लिए उसे एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है। जंगलों में जैसे कि सर आदिवासी भी यहाँ पर रहते हैं और उससे जो बाकी वहाँ के नियरेस्ट जो एरियाज़ है वहाँ पर विलेज भी होते हैं, विलेजर्स वहाँ पे रहते हैं। तो जब जंगल नहीं होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा और किस तरह से फिर उनको प्रोटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं? देखिए मैडम, जो विलेजेस होते हैं या आदिवासी होते हैं जो जंगलों के पेरीफेरी या फ्रिंजेस पे रहते हैं, दीज आर द हुँ, फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके। कितने भी लॉ एनफोर्समेंट आ जाए, पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी सरकार की डिपार्टमेंट्स आ जाए, कंजर्वेशन हुँ, हम नहीं करते। हुँ, कंजर्वेशन वही करते हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं। उनका इंटर हुँ, डिपेंडेंस होता है जंगलों पे। हुँ, हुँ, अगर जंगल नहीं रहे तो उनका अस्तित्व नहीं है, अगर वो नहीं रहे तो जंगल का अस्तित्व नहीं है। वो रहते हुँ, हैं तो इवन पोचर्स का एक उन पे कंट्रोल रहता है कि पोचर्स नहीं आ पाते हैं। आप ये देखिए कि हुँ, जो पनवटे रहते हैं उनको अगर बनाना है तो आदिवासी ही वहां पे काम आते हैं। जो आग लग जाती है, वाइल्ड फायर जिसे बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आदिवासी रहते हैं। कई अच्छी अच्छी हुँ, योजनाएं भी है, पर हुँ, सरकार को इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना है कि रेवेन्यू हुँ, डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, आदिवासी कल्याण योजनाएं, ये सब मिलके अलोंग विथ फॉरेस्ट लॉज, अगर आप उधर काम करते हैं तो आदिवासी उधर ही रह सकते हैं। एट द सेम टाइम उन्हें डिस्प्लेस नहीं करने की जरूरत, और वो हुँ, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इसमें जी। मैं एक अ, सेकेंड के लिए अगर मैं मेंशन कर सकूं कि कैसे आदिवासियों को आप और सशक्त बनाया जा सकता है, कि आदिवासी ठीक या है। जो लोकल विलेजर्स है उनके जो यंग जनरेशन है, उनको आप हुँ, जिला लेवल पे या तालुका लेवल पे एक इंटरनेशनल लेवल की अच्छी पाठशाला खोल के दीजिए, स्कूल खोल के दीजिए। और ये जो हुँ, बच्चे हैं उनको आप हुँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन दीजिए, और उनको इस कैपेसिटी में बनाइए कि वो इंटरनेशनली कॉम्पीट कर सके। तो वो जो हुँ, आदिवासी है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेगा। और जो एल्डर ठीक है, जनरेशन है आदिवासी के, उनको वही रहने दीजिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स है और कंजर्वेटर्स है हमारे जंगल के। तो ठीक इस है। तरीके से सरकार अगर हॉलिस्टिक अप्रोच से वर्क करती है तो हमारे आदिवासी भाई बंधु भी सरवाइव करते हैं और हमारे बिल्कुल। फॉरेस्ट भी।
और हमारे जो व्यूअर्स उनके लिए थोड़ा-सा बताइए कि जो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स हैं, ये क्या होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है हमें? देखिए, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स जो होते हैं, जंगल के अलग-अलग पॉकेट्स होते हैं। जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया गया था, तो हर एक को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अ, स्तर दिया गया था। पर ऐसा नहीं ओके, होता है। जंगल के अलग-अलग पॉकेट्स होते हैं और जी। इनको कनेक्टिंग रास्ते होते हैं जिसमें जंगलों के छोटे-छोटे लहर रहती है, उसमें नदियाँ भी रहती है, उनमें बरसाती नाले भी रहते हैं। ये हुँ, माइग्रेटरी कॉरिडोर होते हैं। और इसमें से हुँ, ना केवल सिर्फ शेर या तेंदुए कनेक्ट करते हैं, पर हर्बीवोर्स भी कनेक्ट किया जाता है, वो इस पे चलते हुए जाते हैं। बट जी, शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होता है कि रेलवे का कोई लाइन चला गया या फिर हाईवे बन रहा है या रोडवेज बन रहे हैं या कैनाल्स बन रहे हैं, इसके कारण ये माइग्रेटरी कॉरिडोर कट हो जाते हैं। और हर बिल्कुल आए गए और सर न्यूज में आखिर में आता बस है मैं आपसे कि यही जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जानवरों की मौत हो गई, रेलवे लाइन पे मौत हो गई। तो ये जी। माइग्रेटरी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जंगलों को कनेक्ट करने के लिए। जी, और आखिर में आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी जो आखिरी सवाल है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि हम जंगल की आज बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो अ, जो ह्यूमन बीइंग है, इनको कोई मैसेज आप देंगे कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक एडवाइस जो वो फॉलो करें? देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये है कि ह्यूमन सर्वाइवल इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो द मोर यू रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यू विल हैव, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जी, आपको ज़रूरत नहीं कि आप मोर्चा करें, आप केसेस लड़ें या आप सड़कों पे उतर के एनवायरनमेंट को बचाएँ। आप आपका वेस्ट प्रोडक्शन कम कर दीजिए, आप एनर्जी कंज़म्पशन कम कर दीजिए, आप आपका वाटर जी, प्रोटेक्शन करिए, आप खुद घर बैठे कंज़र्व कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। एक दिन, जी, पूरे दिन आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ की तो यू आर सेविंग प्लैनेट अर्थ। आपने वेस्टेज अगर कम किया तो यू आर सेविंग प्लैनेट अर्थ। आपने पानी का बचाव किया तो यू आर सेविंग प्लैनेट अर्थ। तो बी अ बिल्कुल गुड आपने सही कहा। कंजर्वेटर एट योर जी। होम एंड let our future generation also enjoy our planet, because there is no planet B, there is only one planet, that is our earth. बिल्कुल। डॉक्टर जयरेल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज के विषय जंगल पर इस विस्तार से पूरी चर्चा हमारे साथ करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी नॉलेज इस टॉपिक पर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जैरल जिन्होंने जंगल के मुद्दे पर पूरी बात यहाँ पर रखी और कैसे बताया कि जो इंसान का जीवन है, उसका अस्तित्व है, वो जंगल पर यहाँ पर डिपेंड है और देश की बात फाउंडेशन के ज़रिए हम यहाँ पर इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर और भी हम बात करेंगे। जंगल को लेकर भी आज हमने बात की, हम टाइगर्स को लेकर भी बात करेंगे और जो भी हमारे देश के बुनियादी मुद्दे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो यहाँ पर हम उठाएँगे। तो आज के इस कार्यक्रम का सार यही है कि कहीं न कहीं जो इंसान का अस्तित्व है वो जंगल पर डिपेंड है और जंगल नहीं होंगे तो ना आपको हवा अच्छी मिलेगी, ना पानी और फूड पर भी कहीं न कहीं हम उसी पर ही डिपेंड हैं। तो आप इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखें वाटर का वैल्यू करें, एनिमल्स का रिस्पेक्ट यहाँ पर करें, उनको बचाने की कोशिश करें, जंगल भी इससे बचे रहेंगे। तो फिलहाल आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।